हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेस से शुरू होंगी, मतलब भाषा से शुरू होंगी और अंत तक हमारा एक क्लासेस चलेंगी। साथ ही साथ ये जो क्लास होंगी हमारी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, आर री एग्ज़ाम के लिए और आपके आगामी जो UPSI की वैकेंसी उनके लिए हिंदी यूज़फुल रहेगी। साथ ही साथ बच्चा जो भी स्टेट एग्ज़ाम में जिनमें हिंदी आती है बच्चा, उसमें भी ये हिंदी आपकी काम करे। एक तरह से बोला जाए तो ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हिंदी क्लास आज से शुरू हो रही हैं, क्योंकि जो बच्चे पिछले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हिंदी में, उन बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मिनिमम आपका जो एग्ज़ाम है कम से कम 4 महीने आपका लेगा और 4 महीने में मैं आशा करता हूँ कि हम लोग आपकी हिंदी कंप्लीट करा देंगे अच्छे से, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपके पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चा, ये जो क्लास होगी ये आपकी ऐसी क्लास होगी जिसमें जैसे आप जानते हैं कि पुलिस में 38 और 37 क्वेश्चन आते हैं बच्चा, इसमें से बच्चा 38-37 ही लाने की हम इस बोर्ड से कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा अच्छा स्कोर करता है और जिस बच्चे के स्कोर नहीं हो रहा है उसके लिए बच्चा यहाँ अपना रेगुलर आप समय दे सकते हो, जिससे कि आपकी हिंदी को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि आप जब जाओगे तो कम से कम 35 प्लस तो आपका स्कोर होगा। 35 प्लस आपका स्कोर कन्फर्म है, कैसा ही बच्चा होगा। आई बात है। तो आज बच्चा हम शुरू करेंगे भाषा। देखो, सबसे पहले कोई बिल्डिंग बनाने से पहले या कोई मकान बनाने से पहले बच्चा उसका बेस है ना, वो पहले पता होना चाहिए उसमें अच्छे से माल डला हुआ है या नहीं डला हुआ है। ठीक है, तो पहले नींव अच्छे से बना लो, उसके बाद मकान बनाएंगे। तो पहले बच्चा भाषा को समझते हैं, क्योंकि हिंदी जो है बच्चा एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। आई बात है, हिंदी क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। अब पहले भाषा के बारे में समझेंगे, फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास देखेंगे, फिर हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है उसको पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम वर्णमाला पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चा पहले सारी चीज़ों को देख लें कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ, वर्ड क्या है, वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा इसमें हम देखेंगे पहले शुरू से। फिर उसके बाद बेटा वर्णमाला, संधि, समास, उसके बाद पूरा अपना जो व्याकरण कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ वोकेबुलरी यानी कि तत्सम, तद्वत, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। उधर आपका अलंकार है, छंद है, आपके रस हैं, ये सारे टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चा हमारा क्या? भाषा। ठीक है, भाषा, हिंदी भाषा का विकास। कौन सा? हिंदी भाषा का विकास। लिख लो, हेडिंग डालो बच्चा, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। क्योंकि पहले इसको हम समझ लेंगे तो आपको हिंदी पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखो, पहले तो बात करते हैं हम भाषा के बारे में कि भाषा बच्चा होती क्या है। तो भाषा होती है कि किसी व्यक्ति के या मनुष्य द्वारा अपने भावों, विचारों को जिस माध्यम से, जिस तरीके से, जिस साधन से बच्चा सामने वाले को समझाया जाता है, उसके सामने व्यक्त किया जाता है अपने भावों को, उसे बच्चा भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसे भाषा बोलते हैं। सीधी सीधी बात। जैसे कि मैं अपने भावों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माध्यम में मेरा कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात बच्चा, क्या मेरी एक लिपि है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं मौखिक भाषा बोल रहा हूँ जिससे आप उस भाषा को समझ रहे हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा होता है ना कि आप पे मेरी भाषा आ रही है तो आप मेरी भाषा समझे, तो मतलब मेरा माध्यम है बोलना, लिखना, जिससे आपको बच्चा समझ में आ रही है भाषा मेरी। तो आई बात में भाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति या मनुष्य द्वारा अपने भावों, विचारों को जिस माध्यम से या जिस साधन से बच्चा व्यक्त किया जाता है उसे भाषा बोलते हैं। इसे नोट कर लो। पहली बात, भाषा, यहाँ पर भाषा। पहले भाषा के बारे में जान लिया, इसे नोट कर लो। साथ ही साथ देखो, बच्चा, हर बच्चे से मेरा अनुरोध है पहले
कि पहले यहाँ पर समझे, उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने के लिए। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे पे नोट नहीं हुआ है, ठीक है, तो परेशान ना हो, इसकी हम PDF ना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से जाके अपना नोट्स बना सकते हो बड़े अच्छे से। और हालांकि मैं उसी हिसाब से लिखाऊंगा कि जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो, और नोट्स से इन फ्यूचर में आप कभी भी इसका रिवीजन कर सकते हो। फ़ायदा होते हैं नोट्स बनाने से, ठीक है। तो साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है। तो देखो, मनुष्य द्वारा अपने भावों या विचारों को जिस माध्यम या बच्चा साधन से व्यक्त किया जाता है, बच्चा, क्या होती है? भाषा कहलाती है। आई बात समझ? भाषा समझ भाई, कोई परेशानी? ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चे इसमें, फिर जो भाषा है वो संस्कृति की भाष धातु से निकली है, जिसका अर्थ होता है बच्चा प्रकट करना या व्यक्त करना। आई बात में? भाषा संस्कृति की भाष धातु से निकली है, जिसका अर्थ होता है बच्चा प्रकट करना या व्यक्त करना, यानी कि अपने भावों को प्रकट करना या व्यक्त करना, इसका अर्थ होता है। ध्यान रखना, लिख लो पॉइंट। पूछ लेता है कि जो भाषा है वो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत की भाष धातु से। ध्यान रखना इस चीज को है। चलो लो लिखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत की भाष धातु, कौन सी? भाष धातु से हुई है, ठीक है। किससे? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ बच्चा, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकट करना या व्यक्त करना, प्रकट करना या व्यक्त करना होता है। आई बात समझ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है। और होगी तो बच्चा आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। अब इतनी बात समझ। अब भाषा प्रकार कितने होते हैं? भाषा के बच्चा 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपकी लिखित भाषा, मौखिक और आपकी सांकेतिक। 3 प्रकार की भाषा होती है। या तो कोई व्यक्ति किसी अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यक्त कर सकता है, या बच्चा बोल के व्यक्त कर सकता है, या फिर सांकेतिक यानी इशारों से व्यक्त कर सकता है। तो 3 प्रकार से कोई व्यक्ति अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकता है, ठीक है। तो लिखो, भाषा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। आई बात में? कौन कौन सी? देखो, पहली बच्चा आपकी मौखिक भाषा, मौखिक दूसरी बच्चा आपकी लिखित भाषा, और जो तीसरी आपकी सांकेतिक भाषा।
आई बात समझ? 3 प्रकार की भाषा समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को है परेशानी, पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद एक बार और इसे मैं रिवीजन कर दूंगा, ठीक है? तो एक बार इसे नोट कर लो। हो गया? चलो देखो, अब और थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखो कि जो भाषा है उसे विश्व में ना कई परिवारों में बांटा गया है। कई परिवार हैं विश्व में, भाषा के कई परिवार हैं। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में मुख्य दो प्रकार के मुख्यतः भाषा परिवार हैं। एक तो भारोपीय भाषा परिवार है, दूसरा है द्राविड़ भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार यानी कि उत्तर भारत में जितनी भाषाएं आती हैं बच्चा, वो भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं, और दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं आती हैं बच्चा, वो कौन सी में आती हैं? आपके द्राविड़ भाषा परिवार में। आई बात समझ? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। लिख लो, देखो लिख लो। भारत में मुख्यतः दो भाषा परिवार हैं। कितने? 2 भाषा परिवार हैं। आई बात समझ? 2 भाषा परिवार। देखो कैसे? देखो पहला है आपका कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा बच्चा हमारा कौन सा? द्राविड़ या द्रविड़ भाषा परिवार। क्यों? मुख्यतः कैसे? और इसमें भी ज़्यादातर है, देखो 73% जो आबादी है, जो 73% आबादी है बच्चा, वो भारोपीय भाषा परिवार की आबादी, जो कि मतलब भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलता है, ठीक है। जबकि 25% बच्चा, 25% जो आपकी द्राविड़ भाषा परिवार को भाषाओं का प्रयोग करता है भारत में। क्यों? क्योंकि जो द्राविड़ भाषा परिवार है, इसके यहीं पे पढ़ लो, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। द्राविड़ भाषा परिवार को हमें पढ़ना भारोपीय भाषा परिवार, क्योंकि हिंदी जो आती है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ, क्योंकि इसे पढ़ना नहीं है। देखो दक्षिण भारत की भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं। आई बात में? इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कौन कौन सी देख लो, ठीक है। देखो कौन कौन सी, देखो एक तो देखो जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। जो दक्षिण भारत की भाषाएं, ठीक है, दक्षिण भारत की भाषाएं ना,
वो बच्चा किसके, द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं होगी, मुझे पता है। देखो मैं दोबारा बता, भारत में मुख्यतः भाषा परिवार कितने, 2। कौन कौन से, भारूपीय भाषा परिवार और द्राविड़ भाषा परिवार, ठीक है। वैसे 2 और हैं, उनको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 2 और हैं, देखो एक तो आपका ऑस्ट्रिक, ठीक है, और एक है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसके जो परसेंट है भारत के अंतर्गत, वो बच्चा 1.3% आबादी इस भाषा परिवार की भाषा को बोलती है, और 0.7% बच्चा चीनी तिब्बती भाषा परिवार का यूज़ करती हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है बच्चा हमारे लिए भारूपीय भाषा परिवार और द्राविड़ भाषा परिवार, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या इन्हीं भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग करती है भारत में, ठीक है। और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो बच्चा हमें पढ़नी है भारूपीय भाषा परिवार, क्योंकि हिंदी आती है भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। इससे पहले करो नोट, ठीक है, फिर उसके बाद आगे इससे कंटिन्यू करते हैं। आई समझ में, चलो। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, उसे कर लो नोट। वो आपका कौन सा, भारूपीय भाषा परिवार, देखो आपको नाम से पता चल रहा है, भारूपीय यानी भारत और यूरोप की भाषाएं, भारत और यूरोप की भाषा बच्चा इसी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, लिख लो भारत और यूरोप। भारत और यूरोप की भाषा है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, देखो इसके अंतर्गत भाषा आती है बच्चा, देखो कौन कौन सी आपकी, एक संस्कृत हुई है, दूसरी बच्चा हिंदी हमने इस वजह से लिखी है क्योंकि बच्चा आपको पता रहना चाहिए हिंदी कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, आपके भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत है। लेकिन संस्कृत क्यों आती है, क्योंकि बच्चा संस्कृत भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से विकास हुआ है हिंदी का, तो इस वजह से मैंने हिंदी को यहाँ पे लिया है, ठीक है। दूसरी आप और है इसकी अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, आपकी जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, ये बच्चा आपके भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक पॉइंट आता है इसमें कि हिंदी लिख लो, इसे कोई बच्चा अगर भूल जाए लिख लो, जो हिंदी है बच्चा, हिंदी भारूपीय भाषा आई बात है, पॉइंट लिख लो क्योंकि बच्चा कोई भूल ना जाए, इसी वजह से मैं बता, हिंदी जो है भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब हर दूसरे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि हिंदी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो बच्चा भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा
एक और पॉइंट इसमें लिख लो कि बच्चा जो हिंदी है, हिंदी को जो बहुरूपीय भाषा परिवार है, इसको 10 शाखाओं में बांटा गया है। 10 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, कितनी शाखाओं में? 10 शाखाओं में बांटा गया है या 10 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार, भाषा परिवार भाषा परिवार की भाषाओं को कितने? 10 शाखाओं में बांटा है। कितनी शाखाओं बच्चा? 10 शाखाओं में बांटा है। कितनी शाखाओं में? 10 शाखाओं में बांटा है, बांटा गया है, ध्यान रखना। उसमें से बच्चे जो हमारी जो हिंदी आती है वो आती है भारतीय ईरानी भाषा के अंतर्गत, भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत बच्चा कौन सी आती है? हमारी हिंदी आती है। आई बात में? कौन सी? जो हिंदी आती है, इसी में से एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा, उसके अंतर्गत बच्चा हमारी जो हिंदी या संस्कृत बच्चा आती है, ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें पॉइंट लिख लो, जो साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र की भाषाओं में इसी भाषा परिवार की भाषाएं अग्रणी है, मतलब इसी भाषा परिवार की भाषाओं का यूज अधिकांश किया गया है, ध्यान रखना भारत में। आई बात में कि पूछ भी सकता है कि साहित्यिक रचना के क्षेत्र में बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाएं बच्चा अग्रणी है, यानी कि सबसे ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग साहित्य क्षेत्र में किसमें किया? बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाओं से किया गया है। आई बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। तो बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाएं कहाँ से? भारत और यूरोप की भाषाएं। ठीक है, इसमें संस्कृत है, आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, या अदर जो यूरोपियन भाषाएं, उसको इसी में रखा गया है। दूसरी बात, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन है, इस वजह से मैं लिख दिया है, ध्यान रखना। बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाओं को 10 शाखाओं में बांटा गया है। भाषाओं को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? और हिंदी एक इसी भाषा शाखा के अंतर्गत एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा, उसके अंतर्गत हिंदी आती है, ध्यान रखना। फिर साहित्यिक रचना के क्षेत्र में बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाएं कैसी? अग्रणी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाओं में ही साहित्यिक रचना की गई हैं। आई बात समझ? करो नोट, करो नोट इसमें। हो गया? चलो देखो, अब मैंने कितनी 10 शाखाएं बताई थी कि जो बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाओं को 10 शाखाओं में बांटा गया। उसमें से बच्चे एक शाखा है आपकी कौन सी?
उसमें से एक शाखा बच्चा आपकी भारत ईरानी शाखा, भारत ईरानी शाखा, ईरानी शाखा। आई बात में एक सेकंड रुको। भारतीय ईरानी शाखा, भारतीय ईरानी शाखा, यहाँ तक समझ गए। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं। इसके अंतर्गत देखो आपकी, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत उत्तर भारत, लिख लो पहले, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो कि इसके अंतर्गत बच्चा उत्तर भारत की आर्य भाषाएं, ठीक है, नेपाल की नेपाली, बांग्लादेश की बांग्ला, ठीक है, श्रीलंका की सिंहल, और आपकी ईरान की फारसी, साथ ही साथ अफगानिस्तान की पश्तो, ये भाषाएं बच्चा आपके भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं। आई बात है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य कहाँ से हुए? ईरान से होते हुए कहाँ पे आए? भारत में बसे। तो बच्चा ये जो भाषा शाखा है, भाषाओं की शाखा, ये ईरानी और भारतीय, ठीक है, अफगानिस्तान ईरानी या भारतीय भाषाओं का मतलब एक तरह से परिवार है, ठीक है, एक शाखा, इसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं, ध्यान रखना। उत्तर भारत की आर्य भाषा, दूसरी नेपाल की नेपाली भाषा, बांग्लादेश की बांग्ला भाषा, ठीक है, साथ ही साथ श्रीलंका की सिंहल, ईरान की फारसी, साथ ही साथ अफगानिस्तान की पश्तो, अफगानिस्तान की बच्चा पश्तो भाषाएं इसी शाखा के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ कि मैंने बताया जो भारतीय भाषा परिवार की जो भाषा है, उनको 10 भाषाओं को 10 शाखाओं में बांटा गया। उसमें से एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा, जिसके अंतर उत्तर भारत की आर्य भाषाएं, ठीक है, नेपाल की नेपाली, बांग्लादेश की बांग्ला भाषा, ठीक है, बांग्लादेश की बांग्ला भाषा, श्रीलंका की सिंहल, साथ ही साथ ईरान की फारसी भाषा, अफगानिस्तान की पश्तो भाषा, ठीक है, ये सभी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं। आई बात में। अच्छा, एक पॉइंट इसमें इस बात को ध्यान रखना कि जो भारतीय ईरानी शाखा है, विश्व की 20%, लगभग 20% जो जनसंख्या है, इसी शाखा के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, इसी शाखा के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इसी शाखा के अंतर्गत जो भाषाएं उनका यूज़ करती है 20% जनसंख्या। लिख लेना, नोट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कर लो, पैदा पूछ लें।
विश्व की 20% जनसंख्या इसी शाखा की भाषाओं का प्रयोग करती है। प्रयोग करती है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी? अब हमें पढ़नी भारतीय बच्चा भारतीय उत्तर भारत की आर्य भाषाएं। क्यों आर्य जो आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। और संस्कृत से बच्चा हमारी विकास हुआ किसका? हिंदी का। तो इसे पहले नोट कर लो। अब आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। करो नोट। आगे समझे? चलो देखो यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा के बारे में। भारतीय आर्य भाषा। देखो यहाँ तक समझ में आई। देखो हमने भाषा जो शाखा पढ़ी थी भारतीय ईरानी भाषा, ईरानी शाखा। तो उसमें बच्चा क्या था? एक थी यानी कि भारत और ईरान की भाषाओं की शाखा। इस वजह से बच्चा उसे क्या बोला गया था? भारतीय ईरानी शाखा। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि जो भारत है उसका एक नाम है बच्चा आर्यावर्त। आर्यावर्त आप अच्छे हर बच्चे ने सुना होगा। आर्यावर्त यानी कि आर्यों का रहने का स्थान बच्चा क्या कहलाता था? आर्यावर्त कहलाता था। आर्यों के रहने का स्थान बच्चा क्या हुआ था? आर्यावर्त कहलाया। दूसरी बात, जो आर्य थे वो कहाँ से? ईरान से होते हुए कहाँ पे आके बसे? भारत में आके बसे। कहाँ से? ईरान से होते हुए भारत में आके बसे, जिनकी भाषा बच्चा क्या थी? संस्कृत थी। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? लिख लो इस पॉइंट को कि भारत जो आर्य थे, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृति जो ईरान से होते हुए भारत आए या बसे। ये बात आपको समझी? अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आया। तो इस कारण से बच्चा जो भारत की प्राचीन भाषा है वो कौन सी हुई? हमारी संस्कृत भाषा हुई। इसलिए लिख लो, इसलिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। आई बात है? क्या माना जाता है? संस्कृत को सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें बच्चा क्या है कि जो संस्कृत है
बच्चा संस्कृत को दो नामों से और जानते हैं, एक तो आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, एक इसे देव भाषा के नाम से भी बच्चा जानते हैं। लिख लो इस पॉइंट को भी कि जो संस्कृत है संस्कृत को देव भाषा या आर्य भाषा के नाम से किसके नाम से जाना जाता है? देव भाषा या आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। अब आर्य भारत में आए, उनकी भाषा ही संस्कृत, लेकिन संस्कृत हिंदी में बदली तो कुछ कालखंडों के हिसाब से जो संस्कृत है, संस्कृत का विकास को हम 3 कालखंडों में पढ़ेंगे। संस्कृत के विकास को, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ, तो उस कालखंड को यानी संस्कृत आई तब से और हिंदी तक कन्वर्ट हुई, तब तक को संस्कृत के विकास को 3 कालखंडों में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, संस्कृत के विकास को बच्चा कितने कालखंडों में पढ़ेंगे? 3 कालखंडों में पढ़ेंगे। लिख लो पॉइंट। संस्कृत, सॉरी ऐसे लिख लो, भारतीय आर्य भाषा आर्य भाषा संस्कृत आर्य भाषा संस्कृत को, संस्कृत के विकास को, एक सेकंड से दोबारा लिखो। संस्कृत के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित करके देखो, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषा संस्कृत है, संस्कृत को 3 कालखंडों में विभाजित करके हिंदी का विकास निर्धारित किया गया है। मेरा मतलब ये है कि जो भारतीय आर्य भाषा थी यानी संस्कृत को 3 कालखंडों में विभाजित करके क्या हिंदी को या हिंदी के विकास को निर्धारित किया गया है। पहला कौन सा कालखंड है बच्चा? वो है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जो बच्चा इसका जो समय है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
पूर्व तक। ठीक है, दूसरा है बच्चा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय है बच्चा 500 ईसा पूर्व से लेके आपके 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक, ध्यान रखना। और बच्चा तीसरा है, यहीं पे लिख लो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। बच्चा जो इसका समय है वो आपका 1000 ईस्वी से लेके अब तक, यानी अब तक मतलब अभी भी हिंदी का विकास दर रोज हो रहा है, ध्यान रखना। तो बच्चा यहाँ तक आई बात समझ में कि भारतीय आर्य भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृति जो ईरान से होते हुए कहाँ पे भारत आए। ठीक है, इसलिए भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा माना गया है, किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया है। तीसरी बात, इसमें संस्कृत को देव भाषा या आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में। अब भारतीय संस्कृत, जो भारतीय आर्य भाषा यानी कि संस्कृत को 3 कालखंडों में विभाजित करके हिंदी के विकास का निर्धारण किया गया है। ठीक है, निर्धारण किया गया है। तो बच्चा वो कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इन कालखंडों के हिसाब से हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे संस्कृत से, ध्यान रखना। तो बच्चा आज की क्लास इतनी रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास मैं नहीं चाहता हो, इससे कि आप भी बोर हो जाते हैं लंबी क्लास में। इस क्लास को नहीं समाप्त करते, मिलते हैं इसी से आगे, इसे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। और ये 3 दिन हमारा टॉपिक चलेगा, ध्यान रखना। कितने दिन? 3 दिन में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, बड़े आराम से समझ के, कोई परेशानी दिक्कत होगी नहीं, मुझे पता है आपको। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।